जय हिंद साथियों, एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए है, जिसमें आज हम बॉटनी पेपर सेकंड के मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर लिखित पैटर्न के आधार पर है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम इस बार लिखित पैटर्न पर होना है उन सभी के लिए ये वीडियो खासकर महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये क्लास है और नई शिक्षा नीति के अंतर्गत जो बॉटनी पेपर सेकंड का पेपर टाइटल है वह है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। ये आपका एक प्रकार का गेस्ट पेपर है। ये मानकर चलिएगा सेम आपके क्वेश्चन पेपर पर आधारित मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है, जो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सभी विश्वविद्यालय के लिए ये मॉडल पेपर है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हो, अगर आपकी लिखित पैटर्न पर परीक्षा होनी है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ। इंपॉर्टेंट चीज़ें यह है कि जो मैं मॉडल पेपर आप लोग के लिए कंडक्ट करता हूँ या तैयार करता हूँ वो आपके क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आपको एग्जाम में जिस तरह से प्रश्न पत्र मिलते हैं सेम उसी मोड में मैंने इस क्वेश्चन पेपर को तैयार किया है, यानी मॉडल पेपर को, जो आप सबको समझने में भी आसानी रहेगी। चलिए, अब हम समय की बात करें तो 2 घंटे का समय दिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स 75 है। 75 नंबर का आपका ये प्रश्न पत्र है, जिसमें 25 नंबर और आपके ऐड होते हैं और मिड टर्म के ऐड होते हैं। दूसरी बात दोस्तों, आपको बता दूं, मॉडल पेपर को सॉल्व कराने से पहले और क्वेश्चंस को बताने से पहले एक चीज़ें मैं आप लोग को नोट करा दूं। आप लोग का फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में आपका लास्ट सेमेस्टर है, यानी कि सेमेस्टर 6। अब आप लोग को एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि आपका सेमेस्टर 6 में बैक नहीं लगना चाहिए। ठीक है, प्रयास ये कीजिए, खूब मेहनत कीजिए और मेहनत इस तरह से कीजिए कि आपको बैक पेपर देना ना पड़े। और अगर किसी भी सब्जेक्ट में आपका बैक आ जाता है या किसी भी पेपर में आपका बाई चांस बैक आ जाता है तो आपकी मार्कशीट पर बैक पेपर लिख के आएगा। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। फाइनल ईयर में मार्कशीट जब बन के दोबारा से आप बैक पेपर जब देंगे तो उसमें बैक पेपर लिख के आएगा। तो आप लोग प्रयास ये कीजिएगा कि आपका फाइनल ईयर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, किसी भी पेपर में बैक ना रहे। और अगर आप हमारे जो मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ उनको अगर आप प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे, तो 100% आपको किसी भी पेपर में बैक नहीं लगेगी और 85% मार्क्स की गारंटी है मेरी। ओके, चलिए तो हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए यानी खंड आ। खंड आ में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के प्रश्न सम्मिलित होते हैं और अति लघुत्तरीय प्रश्न इनको कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो नोट दिया गया है इसमें बताया गया है कि इस प्रश्न के सभी भागों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के, 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है। अब कुछ विश्वविद्यालय में, जैसे मैं बात करूँ राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट प्रकार के। यही बात करें अगर हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के। अगर यहीं पर हम बात करें जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर भी लगभग 7 या 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें आजमगढ़ विश्वविद्यालय और पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, यानी भी बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, तो वहाँ पर भी वेरी शॉर्ट प्रकार के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इस क्लास में इस मॉडल पेपर में 10 प्रश्न चूज किए हैं आपके पूरे सिलेबस से। पहला प्रश्न यहाँ पर है सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन क्या होता है? ओके, तो ये पहला प्रश्न हो जाता है वेरी शॉर्ट प्रकार का। आप देखेंगे तो इस टाइप के प्रश्न आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, जो ओल्ड पैटर्न था तो उस क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पेपर होता था तो 3 पेपर हुआ करते थे, उसमें ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता था। तो ये पहला टॉपिक आपका आ जाता है सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना है। दूसरा आता है फूड वेब। फूड वेब को क्या कहते हैं? भोजन चक्र कहते हैं। तो भोजन चक्र की पूरी प्रक्रिया आपको समझना है। फूड साइकिल और फूड चक्र, ठीक है, फूड वेब, ठीक है, फूड वेब और फूड साइकिल, ये 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहाँ पर फूड वेब की जगह पे फूड साइकिल भी पूछ सकता है। तो दोनों क्वेश्चंस आपको नोट कर लें, एक्स्ट्रा चीजें हैं जो नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। तो जैव विविधता से आप क्या समझते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ये तीसरा प्रश्न हो गया। और चौथा प्रश्न आपका हो जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो सेंचुरी से आप क्या समझते हैं? सेंचुरी मतलब होता है अभ्यारण्य। क्या होता है? इसका मतलब होता है अभ्यारण्य। अभ्यारण्य क्या होता है आप समझ लेते हैं। तो अभ्यारण्य का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई भी जंगली जानवर बिना भय के रहता हो, यानी उसे किसी भी चीज़ का डर ना हो,
उसको कहते हैं अभ्यारण्य, इसका नाम दिया गया था। और अभ्यारण्य का रख रखाव सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न प्रदेश में कई अभ्यारण्य अवस्थित हैं। ठीक है, तो उसमें आपको पढ़ना क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य। तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो वन्यजीव अभ्यारण्य हैं उनके नाम आपको लिखने होंगे और आपको बताना होगा कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर में वन्यजीव अभ्यारण्य होता क्या है। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं सेंचुरी मतलब क्या होता है, अभ्यारण्य। अभ्यारण्य मतलब क्या होता है कि जहाँ पर कोई भी जानवर, जंगली जानवर बिना भय के रहते हों। ठीक है, उनको अभ्यारण्य कहा जाता है और अभ्यारण्य का रख रखाव सरकारी या गैर सरकारी संस्था के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है क्वेश्चन नंबर 5, बायोग्राफिक रीजन। बायोग्राफिक रीजन मतलब होता है जैव भौगोलिक क्षेत्र। क्या होता है, जैव भौगोलिक क्षेत्र, ये होता है बायोग्राफिक रीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये प्रश्न, वेरी शॉर्ट टाइम में बनेगा आपके। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका आ जाता है नेचुरल वेजिटेशन। इसका मतलब क्या होता है, नेचुरल वेजिटेशन मतलब होता है प्राकृतिक वनस्पति। तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है और इसके प्रकार क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, जो है इन्वायरमेंटल ऑडिट। इन्वायरमेंटल ऑडिट क्या होता है, इसमें एक प्रश्न और बन सकता है, ग्रीन ऑडिट। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रीन ऑडिट क्या होता है। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्रीन ऑडिट। ओके, इन्वायरमेंटल ऑडिट और ग्रीन ऑडिट, ये एक्स्ट्रा चीज़ें, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है ओजोन लेयर से, कि ओजोन लेयर क्या होता है। तो ओजोन लेयर पे 50 आपको वर्ड तैयार कर लेना है। और ओजोन लेयर जब पढ़ेंगे आप तो इसमें आपको एसिड रेन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो ओजोन लेयर खासकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी शॉर्ट के लिहाज से। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग बहुत महत्वपूर्ण है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो विभिन्न प्रकार की इमारतें हैं उन पर क्षति पहुंच रही है, इस क्षति का कारण क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के टॉपिक को आपको तैयार कर लेना है। और अगला आ जाता है बायो रिकमेंडेशन, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है वेरी शॉर्ट टाइप का। तो हमने वेरी शॉर्ट प्रकार में 10 प्रश्न ये चूज किए हैं और ये 10 प्रश्न मेरी गारंटी है आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। तो इन 10 प्रश्नों को आपको तैयार करके एग्जाम में जाना है। अब हम बात करेंगे शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों पर। शॉर्ट प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि जो वेरी शॉर्ट प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में अब जो आपको आंसर देना होता है वो 3 क्वेश्चन का देना रहता है। पहले 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिया गया है और दिया गया अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन, इसी में से किसी 3 के उत्तर दीजिए और गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन 200 वर्ड, 200 शब्दों में उत्तर देना है। लगभग 8 प्रश्न पूछा जाता है और 8 प्रश्न में से 3 का उत्तर केवल आपको देना है। हमने इस क्लास में 9 प्रश्न चूज किए हैं, यानी कि सेक्शन बी में हमने 9 क्वेश्चन चूज किए हैं। और अगर आप ये 9 क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आपने तैयार कर लिया तो 100% गारंटी है सेक्शन बी के जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। चलिए पहला प्रश्न है, व्हाट आर द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन क्लाइमेट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या इन्फ्लुएंस है ह्यूमन एक्टिविटी पर, यानी कि ऑन क्लाइमेट। क्लाइमेट यानी कि बदलते जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उस पर ह्यूमन की, यानी कि जो मनुष्य हैं, मानव है, उनकी क्या गतिविधि है, ये आपको प्रश्न बताना है। ओके, तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न आपका आ जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न सम्मिलित हैं। अगर मैं यहाँ पर एक ही प्रश्न सम्मिलित करता तो हो सकता है इनमें से 2 जो प्रश्न हैं ये रिपीट हो जाए, इसीलिए मैंने शॉर्ट नोट में बताया। और शॉर्ट नोट में पहला प्रश्न ने चूज किया एसिड रेन से, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का क्वेश्चन आपको जूलॉजी में भी मिलेगा, जब आप जूलॉजी का सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा। तो ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा आ जाता है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं ये बताना है। और तीसरा आ जाता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव आपको बताना है। ये 3 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के 3 को है जिसपे आपको 50 शब्द तो जरूर तैयार कर लेना, 50 वर्ड आपको आने चाहिए इन सब के बारे में। ओके, तो ये दूसरा प्रश्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। डिस्क्राइब कीजिए, बताइए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है वो क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रिपल स्टार से इसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, 100% आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों, अगला प्रश्न है, डिस्क्राइब द फॉरेंसिक रीजन ऑफ इंडिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेस्टिक माफ कीजिएगा, डिस्क्राइब द फॉरेस्टिक रीजन ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और
ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे, फॉरेस्टिक रीजन ऑफ इंडिया जरूर तैयार करके जाइएगा। ओके, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें है व्हाट इज सॉइल, मिट्टी क्या है, मिट्टी क्या होती है, और टाइप्स, मिट्टी के प्रकार आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, ठीक है, तो ये आप जरूर तैयार कर लेंगे, पथरीली मिट्टी, तो ये आपके टाइप्स के अंतर्गत आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था कि व्हाट इज सॉइल, सॉइल क्या है, राइट द कंपोजिशन ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी के कंपोजिशन को लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन मतलब क्या हो जाता है, प्राकृतिक वनस्पति, तो भारत के प्राकृतिक वनस्पति जो हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इस बात का विशेष का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है डिस्क्राइब द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में बताना है। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 वो क्या है, कब लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, आठवां प्रश्न है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, किस पर, पहला है फूड चैन, क्वेश्चन दिया गया है फूड चैन, और दूसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जूलॉजी के सेकंड पेपर में भी आपको सेम ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसलिए फूड चेन और इकोलॉजिकल पिरामिड दोनों महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि कई बार ये रिपीट हो चुके हैं। ओके, चलिए 9वां प्रश्न आपका है व्हाट इज एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या है, डिस्क्राइब इट्स स्ट्रक्चर, इकोसिस्टम क्या होता है और इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए तो आज की इस सेक्शन बी में हमने 9 प्रश्न चूज किए हैं, और 9 में से आपको 3 का आंसर देना है। अगर ये 9 प्रश्न आपके तैयार हो गए जो मैंने बता दिए हैं, तो आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो भी प्रश्न देखने को मिलेगा वो यहीं से देखने को मिलेगा आपको। अब हम सेक्शन सी पर चर्चा करेंगे। सेक्शन सी यानी खंड सा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें सम्मिलित होते हैं, और अब आपको लॉन्ग सेक्शन से एक ही प्रश्न हल करना रहता है, 500 शब्दों में इसके आंसर आपको करने हैं। फिलहाल हमने 4 प्रश्न सम्मिलित किया है आपके लॉन्ग सेक्शन में, और ये 4 प्रश्न अगर आपने तैयार कर लिए तो आपको लॉन्ग टाइप के प्रश्न यही 4 में से एक मिलेगा, 100% ये मेरी गारंटी है। ओके, 15 नंबर का आपका ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द लिस्ट ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया, आपको यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में बताना है, भारत में जो विभिन्न प्रकार के नेशनल पार्क हैं उनके नाम आपको बताना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया है, जूलॉजी पेपर सेकंड का मॉडल पेपर ने डिस्कस किया था, तो अब आप कीजिएगा फर्स्ट पेपर का, जूलॉजी पेपर फर्स्ट का हमने मॉडल पेपर डिस्कस किया है। तो मॉडल पेपर में आपने देखा होगा कि मैंने इन सब के बारे में बताया था, नेशनल पार्क के बारे में बताया था, आपको एसिड रेन के बारे में मैंने बताया है, एसिड रेन क्या होता है, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, थोड़ा सा लगभग मैंने कुछ प्रश्नों को वहाँ पर सॉल्व कराने का प्रयास किया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा नेशनल पार्क्स के बारे में, कि नेशनल पार्क जो हैं भारत में वो कौन कौन से हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट की चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उन्हीं पार्क के बारे में बात करेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। दूसरा आ जाता है मध्य प्रदेश में, जो कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, और फिलहाल जो आपको ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, क्या, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। तो फिलहाल लगभग 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, 21 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं नेशनल पार्क्स, जो मैंने आपको पार्क के बारे में बता दिया है, कि जो भी पार्क हैं नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान, उनकी सूची मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है, जिससे क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा कि भारत में जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित हैं उनकी लिस्ट आपको बतानी है, उनके नाम आपको यहाँ पर बताना है, और राष्ट्रीय उद्यान आखिर में क्या मदद करता है ये भी आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान सभ्यता से जो दूर वन्य जीव के लिए एक प्रकार का आश्रय प्रदान करता है जंगली जीवों के लिए, ठीक है। और भारत में लगभग भारत देश में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनका नाम मैंने आपको बताने का भी प्रयास किया है लगभग, तो लिस्ट में भेज दूंगा, वो तैयार कर लीजिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ें। दूसरा प्रश्न है डिस्क्राइब द इंट्रोडक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ बायोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन कह रहा था कि भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र का परिचय एवं पहचान बताइए। तो भारत के जो जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको 10 जोन में बांटा गया है। कितने जोन में? 10 जोन में बांटा गया है। अगर हम पहले जोन की बात करें, जोन नंबर फर्स्ट की,
तो पहले जोन में हम ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा करते हैं, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड की बात करें तो दूसरे में हम सेकंड जोन में, जोन नंबर सेकंड में हम हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे जोन के अंतर्गत आता है भारतीय रेगिस्तान। चौथे जोन में है अर्ध शुष्क क्षेत्र और पाँचवें जोन में है पश्चिमी घाट। छठवें जोन में है दक्कन का पठार। सातवां जोन किससे संबंधित है तो वो गंगा का मैदान से संबंधित है। और आठवें जोन के अंतर्गत हम उत्तर पूर्व भारत देखेंगे। नौवें जोन में है द्वीप समूह और 10वां जोन है आपका, 10वां जोन जो आपका है वो है तट रेखा। तो कुल मिलाकर के 10 जोन में डिवाइड है भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र। तो ये आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग टाइप के प्रश्न की दृष्टि से, सेक्शन सी की दृष्टि से। 15 नंबर अगर आपको चाहिए तो आपको ये पूरा तैयार करना होगा, तभी आपको मिलेगा। चलिए तीसरा प्रश्न है, नेम द ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन इंडिया दैट वी मस्ट टू सेव द प्लानेट। यानी भारत में पारंपरिक टिकाऊ व्यवस्थाओं का नाम बताइए जिन्हें हम ग्रह को बचाने के लिए पुनर्जीवित करना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सम्मिलित किया है। ओके, तो इसको आपको तैयार करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है व्हाट इज द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स गिव सब एग्जाम्पल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपका। तो अगर हम बात करें यहाँ पर रिन्यूएबल की तो इसका मतलब होता है नवीनीकरण संसाधन, और नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो इसका मतलब होता है गैर नवीनीकरण संसाधन। तो जो है नवीनीकरण संसाधन क्या है और गैर नवीनीकरण संसाधन क्या है ये आपको बताने हैं। अगर हम बात करें नवीनीकरण संसाधन की यानी रिन्यूएबल की, तो नवीनीकरण संसाधन वह संसाधन है जो समाप्त नहीं हो सकते, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, उनको नवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। वह हमेशा उपलब्ध होते हैं और इस प्रकार उन्हें पुनः उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि नवीनीकरण संसाधन क्या है, इसका एग्जाम्पल बताइए, तो सबसे पहले एग्जाम्पल जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका सूर्य। कौन आ जाएगा? सूर्य पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा नवीनीकरण संसाधन का अगर हम बात करें एग्जाम्पल उदाहरण, तो पवन, जल, मिट्टी, बायोगैस, ये सभी क्या हैं? ये सभी नवीनीकरण संसाधन हैं। अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की यानी कि अनवीनीकरण संसाधन, तो अनवीनीकरण संसाधन के अंतर्गत कौन आते हैं? तो अनवीनीकरण संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा सीमित होती है, वो प्राकृतिक संसाधन जिनकी मात्रा क्या होती है? सीमित होती है, उनको अनवीनीकरण संसाधन कहा जाता है। और इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके उदाहरण में आपको ध्यान रखना है, जैसा कि पहला आ जाता है जीवाश्म ईंधन, जिसमें जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत फिर आपका आ जाएगा कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परमाणु ऊर्जा, ये सभी आपके अनवीनीकरण संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, तो आपको नवीनीकरण संसाधन और गैर नवीनीकरण संसाधन तैयार करके जाना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस बार 100% मेरी गारंटी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा।